हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। इस लेक्चर पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। ठीक है, तो ये लेक्चर है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। किसके ऊपर है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। शॉर्ट में I.E लिखते हैं हम लोग, I.E। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इससे पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछला वीडियो में थोड़ा सा एक जगह मैंने केटायन एंड कैथोड दोनों को गलती से दोनों को सेम बोल दिया था, लेकिन दोनों सेम नहीं होता। ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगा कि किसी ने कमेंट करके बताया मुझे। ऐसा ही करके आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो ये वीडियो में मैंने गलत पढ़ाया। और जो बच्चे के पास बुक नहीं होंगे या फिर जो बच्चे किताब पढ़ने का आदत नहीं होगा, वो सिर्फ टीचर से पढ़ता होगा या वीडियो से पढ़ता होगा, वो तो गलत ही सीखेगा ना। तो इसलिए वीडियो में कमेंट किया कीजिए अगर कहीं गलती से बोल दिए हैं तो फ्रेंड्स केटायन और कैथोड दोनों अपोजिटली चार्ज है। ठीक है, मतलब कैथोड मेरा होता है नेगेटिव चार्ज होता है और मेरा केटायन होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह एनायन है और एनोड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम मैंने बोल दिया था, सेम नहीं होता है। अब समझ में आ गया क्या है डिफरेंस हो? ठीक है, बस यही थोड़ा सा मिस्टेक था मेरा पिछला वीडियो में, वो मैंने बता दिया अभी। तो चलिए, अच्छा लगा किसी ने कमेंट करके बताया मुझे। तो आप लोग जो भी देखते हैं कहीं पे मिस्टेक है, कहीं डाउट होता है, तो कमेंट में ज़रूर पूछा कीजिए। ठीक है, तो आज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज, और मैं इसके ऊपर 2 लेक्चर लाऊंगा आज और एक और लेक्चर लाऊंगा बाद में। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी सेम होता है। ठीक है, बहुत बच्चे जो न्यू होंगे, नहीं समझ रहे होंगे, तो एंथैल्पी और एनर्जी दोनों सेम होता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन इतने बार मेरे स्कूल में आया हुआ था, मैं जहाँ पढ़ता था, इतने बार आया हुआ है, अभी भी मुझे इसका डिफिनेशन याद है। 2-3 तरह का डिफिनेशन है, लेकिन एक तो मुझे हमेशा याद रहता है। क्या? द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर सेल फ्रॉम एन गैसियस आइसोलेटेड एटम। इसका डिफिनेशन यही है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सोच लिए कि मुझे याद है। ये नहीं कि मैं अभी रट के आया और आपको बता दिया। ठीक है, ये नहीं है, मुझे ये याद है। अभी तक जितने बार पढ़ाया हुआ ऐसे नहीं कभी बोला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मुझे याद है पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हर मेरे जैसे कि FA होता है या फिर मिड टर्म होता है, 25 नंबर का जिस टाइम होता है, या फिर 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है। सारे एग्ज़ाम में मेरे स्कूल में कम से कम तो 11th में 15 से 16 बार एग्ज़ाम हुएंगे। ठीक है, उसमें कम से कम 7 से 8 बार आया होगा, पक्का है ये। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी सीधा सीधे डिफिनेशन भी पूछ देता है, व्हाट इज डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो मैंने बोला वही डिफाइन कीजिएगा। क्या बोला? द मिनिमम एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से अच्छे से समझाते हैं। द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to remove an electron from outermost और ऑर्बिट लिखे या फिर सेल लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन गैसियस आइसोलेटेड मतलब फ्रेंड्स, जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आइसोलेटेड मतलब सोचिए क्या होता है? गैसियस आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड मतलब होता है सिंगल, अकेला। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि इसको आइसोलेट करके रखा हुआ है। जैसे अभी सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में बहुत कोई नहीं बोल रहे हैं कि ये आइसोलेशन में गया है या फिर इसको आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो इसका मतलब उसको अकेला रखा हुआ है। अब समझ में आ गया? आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? अकेला, सिंगल। तो सिंगल एटम पे ही हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पे 10 लड़का है, अगर 10 लड़का में से हमको देखना है कि
कौन सबसे ज़्यादा रोटी खा सकता है, तो 10 रोटी लाएं, हम बांट दिए, हमको कैसे पता चला कौन कितना खाया? अगर वही चीज़ हम किसी को सिंगल सिंगल करके ला के खिलाते हैं तो हमको अच्छे से पता चलता है कि उसका कैपेसिटी क्या है खाने का। तो वही चीज़ है यहाँ कि मिनिमम एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी कितना होगा, कैसे निकलेगा जब सिंगल रहेगा तब। समझ में आया डेफिनेशन? तो फ्रेंड्स उसी तरह समझिए, देखिए यहाँ पे मेरे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों अगल बगल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। देखिए तो ये अट्रैक्ट जो करता है वो कौन सा फोर्स से अट्रैक्ट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। क्या बोले हम कि पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगों को पता ही अट्रैक्ट करता है। तो वो जो अट्रैक्ट करेगा वो कौन सा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मेरा फॉर्मूला है F(K)Q1Q2/r²। बहुत कोई को पता चल गया हो क्या क्या लिखें। F मतलब फोर्स, K मेरा कांस्टेंट है, Q1 और Q2 मेरा क्या है? चार्ज है, और R क्या है? मेरा डिस्टेंस है। डिस्टेंस ये दोनों का बीच का जो दूरी है वो, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स मैं ये क्यों बताया? मैं ये इसलिए बताया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो मेरा रिमूव होगा वो कहाँ से होगा वो बताने के लिए था कि मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से। तो जब भी एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो आउटर मोस्ट से ही रिमूव होगा, और आउटर मोस्ट से रिमूव होकर कहाँ जाएगा वो फ्रेंड्स हमेशा वो इन्फिनिटी पे जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी रिमूव होगा तो इन्फिनिटी पे जाएगा। अब इन्फिनिटी मतलब बहुत को ये नहीं समझ ले कि बहुत दूर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए इन्फिनिटी सिर्फ 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इन्फिनिटी कितना होता है? सिर्फ 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब मान के चलिए कि ये मेरा बोर्ड है पूरा, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा, मान के चलिए इतने ही छोटा कोई कीड़ा है या कुछ भी है, ठीक है, तो उसके लिए पूरा बोर्ड क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी मतलब समझ में आ गया? कंपेयर किसी को करते हैं, मान के चलिए हिमालय के सामने हम जाके खड़ा हो गए, तो हिमालय मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक तरह का इन्फिनिटी, क्योंकि हम उसके सामने एकदम छोटा सा तिनका जैसा लगेंगे। अब समझ में आ गया? तो इन्फिनिटी को कंपेयर करते हैं। इन्फिनिटी मतलब ये नहीं सोच लेना है कि अनंत बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को किसी के साथ कंपेयर करते हैं तभी कुछ होता है। तो समझ में आ गया ये क्यों मैं बता रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा रिमूव होगा तो वो कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पे, ठीक है। और इसके आगे फ्रेंड्स यहीं पे अगर देखिए आप लोग, अगर मुझे इक्वेशन टाइप का अगर क्वेश्चन कभी आता है कभी कभी, तो उसको कैसे सॉल्व करें? अगर मेरा मान के चलिए कि एक इक्वेशन दिया है कि ए एक एलिमेंट है, उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, या फिर थ्योरी में दे दिया तो आपको इक्वेशन कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक एलिमेंट ए है, अगर उससे मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ, देखिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो फ्रेंड्स अगर इलेक्ट्रॉन उससे निकालते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव किए तो उसमें मेरा आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो जो एनर्जी दिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं, ठीक है। और डेल्टा एच ही मेरा होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि हमसे पूछ सकता है कि देखिए डेल्टा एच मेरा 2 तरह का होता है। देखिए डेल्टा एच 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा कि डेल्टा एच पॉजिटिव कब होता है और डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है, क्वेश्चन आता है ये। तो फ्रेंड्स डेल्टा एच नेगेटिव से शुरू करते हैं। नेगेटिव कब होगा? जब एनर्जी देंगे या फिर जब एनर्जी निकलेगा? जब एनर्जी रिलीज होगा, निकलेगा, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग मैं बोल दे रहा हूँ तो आप लोग लिख लीजिए एनर्जी रिलीज्ड। और ये पॉजिटिव कब होगा? जब एनर्जी ये गेन करेगा, ईजी एनर्जी जब गेन करेगा। तो फ्रेंड्स एनर्जी रिलीज कब होता है? इंडोथर्मिक में कि एक्सोथर्मिक में? ये भी आप लोग को जानना पड़ेगा। अगर गलती से पूछ दिया कि एनर्जी, आप बताइए कि डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा? इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है, 2 दे दिया और पूछ दिया दोनों में से क्या होगा? तो फ्रेंड्स एनर्जी रिलीज होता है मेरा एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या होना चाहिए? इंडोथर्मिक। तो मेरा क्या हो जाएगा? अब समझ में आ गया? ये मेरा बॉक्स में करके लिख लीजिए, या फिर VVI या स्टार मार्क जो करते हैं आप लोग वो करके लिख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर समरी में बताता हूँ कि आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगता है, देखिए यही आउटर मोस्ट सेल है अभी के लिए, इसके लिए
तो जो एनर्जी लगता है रिमूव करने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये अगर मेरे पास इक्वेशन है और इसका एनर्जी लग रहा है मेरा डेल्टा एच, ठीक है। तो डेल्टा एच कितने तरह का होता है फ्रेंड्स? डेल्टा एच दो तरह का होता है, और दो तरह में क्या क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव कब होता है? देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। और एक्सोथर्मिक कब होता है? जब एनर्जी लूज करता है, ठीक है। और इंडोथर्मिक कब होता है? जब एनर्जी गेन करता है। और कब होता है वो? जब पॉजिटिव होता है, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? सक्सेसिव मतलब पहले समझते हैं। सक्सेसिव मतलब होता है क्रमशः या फिर लगातार या फिर एक के बाद एक। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान के चलिए अभी मैं बताया था कि एक एलिमेंट ए है, तो मान के चलिए अगर एक एलिमेंट ए है, एक इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास लूज कर रहा है तो ये क्या बना रहा है? ए प्लस। तो ये हो जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आया फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर इसी को फिर लेते हैं तो ए प्लस है और फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहाँ पे ए प्लस था और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ए टू प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस हो जाएगा, तो ये सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। उसी प्रकार के इसको फिर लेते हैं तो 2 प्लस को लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन फिर लूज करवाते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाएं फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए3 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। इससे किस तरह का क्वेश्चन आता है कि मुझे पूछ दिया कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट से अगर 3 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ तो उसका ऑर्डर बताइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा। मतलब पहला रिमूव किया तब ज़्यादा होगा, या दूसरा रिमूव किया तब ज़्यादा होगा, या तीसरा रिमूव किया तब ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे पता करना है? अगर मान के चलिए मेरे पास शुरू में यहाँ तो रिमूव नहीं किया हूँ, तो नहीं रिमूव किया तो एक न्यूक्लियस रहेगा और उसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो मान के चलिए यहाँ पे रिमूव नहीं किया हूँ तो 5 इलेक्ट्रॉन था मेरे पास, ठीक है। इन जनरली मैं समझा रहा हूँ। और रिमूव किया तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर यहाँ पे रिमूव किया तो कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर यहाँ पे रिमूव किया तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है 1, है ना, तो न्यूक्लियस जितना जोर से या फिर जितना अट्रैक्ट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को, उससे ज़्यादा करेगा 3 को या कम करेगा? नहीं समझ में आ रहा है? तो देखिए एक चीज़, अगर मेरे पास 1 एकड़ का एक ज़मीन है, ठीक है, ठीक है, ज़मीन है, इसको हमको बांटना है 4 भाग में, तो 4 भाग में ये बटा, फिर अगर इसको बांटना है हमको 3 भाग में, ये छोटा बना दिया थोड़ा, ठीक है, 3 भाग में, तो ये बटा मेरा, और फिर इसको यही 2 भाग में बांटना है, तो ये सीधा सीधी ये हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? 2 वाला को, फिर 3 वाला को, फिर 4 वाला को। तो इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि फ्रेंड्स देखिए, जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको ज़्यादा फोर्स से खींच के रखेगा। मतलब अगर मान के चलिए जिसके पास कम बेटा है, उसका मान के चलिए 2 ही बेटा है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसके पास 3 बेटा है उसको थोड़ा उससे मुकाबले कम मिलेगा, जिसके पास 4 बेटा है तो इन दोनों के मुकाबले उससे कम मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन है उसको वो ज़्यादा से खींच के रखेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि फ्रेंड्स 4 के पास अगर 5-5 जूल का एनर्जी ही लगा रहा होगा चारों को, तो 4 5 20 का हो जाएगा। अब वही 20 का जूल का एनर्जी 3 में लगाना है, अब तो फिर बढ़ जाएगा ना, अब 6 से भी ज़्यादा हो जाएगा, और 6 से भी ज़्यादा उसके बाद अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 10 का 2 बार लगाएगा। अब समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं, है ना। तो कौन सा होगा ज़्यादा? आयनेशन एनर्जी ऑफ 3 का ज़्यादा होगा आयनेशन एनर्जी 2 से, और आयनेशन एनर्जी 2 का ज़्यादा होगा आयनेशन एनर्जी 1 से। क्यों ज़्यादा होगा फ्रेंड्स? क्योंकि 2 वाला के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 वाला के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन को वो बहुत ज़्यादा खींच के रखेगा। क्योंकि अभी बताएं जैसे कि ये 5 सबको 5-5 जूल से पकड़ के रखा है, तो 20 जूल हो गया। अब यही 20 जूल 3 में सिर्फ 3 में लगाना है, तो 6 से भी ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 7 के लगभग हो जाएगा, 7 या 21 होता है तो लगभग 7 मान लीजिए। और यही 20 जूल सिर्फ 2 में लगाना है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? तो 10 हो जाएगा, तो 10 वाला और जोर से पकड़ के रखेगा,
तो इसका मतलब और जोर से पकड़ के रखेगा तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा इसके से, और इसका सबसे कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? इसको आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन किस तरह का आता है वो मैं बता दिया, नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है, अब नेक्स्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरा ये, कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड, मतलब कौन कौन सा फैक्टर पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है मेरा क्या, सबसे पहला फैक्टर है मेरा एटॉमिक साइज, कि एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए पहला एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दो ठो ले रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, फिर ये न्यूक्लियस है, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है। तो आप लोग खुद 2 मिनट अच्छे से वीडियो को पॉज करके सोचिए कि इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा जोर से खींच के रखेगा, कौन अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, बड़ा वाला या फिर छोटा वाला। साइज देखिए इसका बड़ा है, फर्स्ट है ये, तो ये बड़ा है, ये सेकेंड है, तो ये छोटा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये ज़्यादा जोर से खींच के रखेगा क्योंकि छोटा है, इसका सेल छोटा है और इसका क्या बोलते हैं डिस्टेंस भी कम है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक आयरन का नील रखे हुए हैं, ठीक है, आयरन का नील रख दिए है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक मैग्नेट हम रख दिए हैं, और यहाँ पे एक आयरन का नील रखे हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, कौन ज़्यादा जोर से खींच के रखे, ये रियल लाइफ का है, इसलिए आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्सपेरिमेंटल है, आप लोगों को समझना है, लेकिन ये आप लोग किए होंगे। क्या किए होंगे बचपन में कि एक सामने रखे जाए, बहुत जल्दी खींच ले रहा है, दूर रखते धीरे धीरे खींचता, और दूर रखते तो असर ही नहीं होता है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि जो मेरा साइज बढ़ते जाएगा तो इफेक्ट कम होते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जिसको नहीं पता होगा वो समझ लें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है अगर एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा। जैसे अगर मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुरू में बढ़ा तो मतलब साइज छोटा है, साइज छोटा है, देखिए साइज छोटा है तब ना इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। अब फिर दूसरा में देखिए, अगर मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटा तो साइज मेरा बढ़ जाएगा। देखिए इसका साइज मेरा बढ़ा था तभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम था। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, किसमें, एटॉमिक साइज में, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज कैसे इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। तो सेकेंड लिखिए, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में कितना चार्ज है उसके ऊपर फैक्टर डिपेंड करेगा। तो देखिए सेम एग्जांपल, अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर मान के चलिए 4+ है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके अंदर मान के चलिए 6+ है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग बताइए कौन ज़्यादा जोर से खींच के रखेगा और क्यों रखेगा, अपने से सोचिए 2 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, अभी बताएं तो थोड़ी देर पहले कि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं क्या, कि जिसके पास ज़्यादा पॉजिटिव या फिर जिसके पास ज़्यादा नेगेटिव होगा। उल्टा भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और मेरे पास 4 पॉजिटिव चार्ज है, और एक अगर नेगेटिव चार्ज है और 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन ज़्यादा जोर से खींच के रखेगा, ये, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। तो ज़्यादा पॉजिटिव है तो और जोर से अट्रैक्ट करेगा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। और फ्रेंड्स न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, यहाँ पे Z लिख लीजिएगा। क्या बोले एक बार फिर से, कि जिसके पास चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने और अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, 2 हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें टोटल चार्ज है 4 है, तो 3 देखिए, तीसरा यहाँ पे, तीसरा क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड ऐसे करता है कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है मेरे पास तो उसका ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगा, या फिर इस तरह लिखिए, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। मतलब अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, और अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर करेंगे और अनस्टेबल आता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब स्टेबल भी दो तरह का होता दो तरह का नहीं है, मतलब मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ। स्टेबल दो तरह का होता है, एक हाफ फिल्ड होता है और एक मेरा फुल फिल्ड होता है, ठीक है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड किसको बोलते हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो भी देख लें। फ्रेंड्स देखिए, पहले स्टेबल समझते हैं, स्टेबल क्या होता है। अगर मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, पी ऑर्बिटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, और मैं बताया हूँ फ्रेंड्स, अगर जिसको नहीं समझ में आया है एक बार अच्छे से जाके देख लें मेरा क्वांटम नंबर का वीडियोस, नहीं अगर देख सकते हैं, मतलब नहीं अगर समझ में आ रहा है ये तो जाके देख लें, अगर नहीं मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो देखिए स्टेबल किसको बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स में दो ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, तो फिल हो गया पूरा। तो फ्रेंड्स ये हो गया मेरा स्टेबल। अब जो पूरा फुलफिल है, जो पहले से स्टेबल है, उसको हटाने में मुश्किल लगेगा कि नहीं लगेगा। आप एक चीज़ समझिए कि जो अच्छे से एक एग्जांपल समझिए कि जो अगर कोई मेरा विधानसभा में जैसे MP MLA जो है वो अगर लगातार विन कर रहा है, लगातार जीत रहा है, अगर 4 साल 5 साल 10 साल से जो जीतता ही जा रहा है, ठीक है, तो उसको हराना मुश्किल है ना। तो उसी प्रकार से मतलब वो एक तरह से स्टेबल हो चुका है, मतलब उस क्षेत्र पे वो स्टेबल हो चुका है, उसको हराना मुश्किल है। उसी प्रकार से कि ये स्टेबल है, इसको हमको हटाना मुश्किल है। तो देखिए ये स्टेबल हो गया, और ये स्टेबल है तो ये कैसा स्टेबल है, ये फुलफिल है, ये फुलफिल है। और P में फ्रेंड्स 3 ही बॉक्स होता है ना, जिसको नहीं आता इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो जाके एक बार क्वांटम नंबर देखें। और फ्रेंड्स अगर ये सिंगल सिंगल रहा तो ये भी तो स्टेबल ही है, लेकिन ये हाफ फील्ड स्टेबल है, ठीक है, ये मेरा हाफ फील्ड स्टेबल। आप समझ आ गया फुल फील्ड हाफ फील्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अच्छा ठीक है, एक और बच गया ना, 4 था, तो यहाँ पे चारों बताता हूँ एक ही जगह पे। देखिए यहाँ पे बताता हूँ, है ना, इधर दिख रहा है तो यहाँ पे फोर्थ बताता हूँ। तो फोर्थ क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन पढ़ लें, ठीक है। कभी अगर जो JEE मेंस नीट में बैठेंगे उसके लिए काम दे सकता है ये, कभी पूछ दिया तो। पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसको बोलते हैं, कोई डिफिनेशन की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन CBSE में नहीं पूछता है, और JEE मेंस और नीट के लिए डिफिनेशन के लिए जरूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स पेनिट्रेशन इफेक्ट किसको बोलते हैं, देखिए ऑर्डर देखिए, S इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन F। अगर मेरे पास ये सब है, अगर हमको पूछ दिया, 4 ऑप्शन दे दिया और ऑर्डर दे दिया कि बताइए किसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा ऑर्डर के हिसाब से, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, ठीक है, तो कैसे बताएंगे, ये ऑर्डर आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। अब आप लोग को लग रहा हो कि याद कैसे रखें, याद नहीं रखना, समझिए फ्रेंड्स, ठीक है। S मेरा, S का ऑर्बिट मेरा बड़ा होगा या छोटा होगा, P से या D से या फिर F से, मतलब इन तीनों से मेरा S बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा होगा, क्योंकि S सबसे पहले आता है, S के बाद P आता है, फिर D आता है, फिर F होता है। अभी ना बताएं फ्रेंड्स कि जिसका छोटा होता है ऑर्बिटल वो ज़्यादा खींचता है, ज़्यादा जोर से खींचता है, जैसे यहीं पे बताए थे एटॉमिक साइज में, है ना, जिसका ऑर्बिटल छोटा होता है वो ज़्यादा जोर से खींच के रखता है, उसका आयनोसन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। तो अब समझ में आ गया फ्रेंड्स कि ऑर्डर मैंने ये काहे लिखा, सिर्फ एक ही बताया, बाकी आप लोगों को खुद ब खुद समझ आए, क्योंकि ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, और फिर D इससे बड़ा है, और F D से बड़ा है। समझ में आया, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट बताता हूँ, चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब वेराई कहाँ कहाँ करता है, कहाँ कहाँ वेरी करता है, वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम लोग को देखना है पीरियोडिक टेबल में। तो पहला देखते हैं अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, ठीक है फ्रेंड्स, हम समझ के चल रहे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है इसलिए मैं सब चीज़ बता रहा जा रहा हूँ। जैसे कि अभी बोला वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो किस में देखना है, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो अलोंग अ पीरियड मतलब पीरियड में देखना है, तो लेफ्ट से राइट में जाना है, हम लोग पीरियड हमेशा हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, इधर से इधर। तो देखिए कैसे वेरी करेगा, और इसका क्वेश्चन क्या पूछता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि मैं अभी थ्योरी बताऊंगा, अच्छा पहले बता ही देता हूँ थ्योरी, ठीक है। जैसे कि लेफ्ट से राइट में जाते हैं फ्रेंड्स, तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो आयनोसन एंथैल्पी बढ़ता है कि घटता है, आयनोसन एंथैल्पी बढ़ता है। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, अगर अलोंग अ पीरियड जाएंगे तो देखिए अभी बताए थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखिए प्रूफ हो गया ये कि अलोंग अ पीरियड में क्या होगा। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है फ्रेंड्स कि कोई भी पीरियड का ये एलिमेंट उठा लेगा, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, और बोलेगा कि इसको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आयनोसन एंथैल्पी में।
समझ में आया कैसे क्वेश्चन पूछता है अलोंग अ पीरियड, या फिर ग्रुप में भी अभी बताएंगे तो उसमें भी कैसे क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया। तो चलिए अब सेकेंड देखते हैं, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, तो देखिए डाउन द ग्रुप मतलब ग्रुप हमेशा नीचे रहता ही है। तो फ्रेंड्स देखिए नीचे जब जाते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे पहले भी कि नीचे अगर जाते हैं तो एटॉमिक साइज मेरा बढ़ता ही घटता है, एटॉमिक साइज मेरा बढ़ता है। तो देखिए एटॉमिक साइज ये मेरा इंक्रीज का साइन, ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी बताएं कि जिसका साइज छोटा या फिर बड़ा होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है एनएस एंथैल्पी में। देखिए एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मतलब साइज बड़ा हो रहा है, नीचे जाने पे साइज बड़ा हो रहा है, तो नीचे जाने पे साइज बड़ा हो रहा है तो एनएस एंथैल्पी कम होगा। समझ में आया फ्रेंड्स। तो देखिए अभी ना बताए थे एनएस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या फिर सिर्फ साइज, है ना। तो वही चीज़ है कि एनएस एंथैल्पी नीचे जाने पे घटता है। तो समझ में आ गया फ्रेंड डाउन द ग्रुप क्या होगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कोई भी ग्रुप का एलिमेंट उठा दिया, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो आप लोग को लग रहा है उसके अनुसार से मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो लिख दिया हूँ, तो इसमें से पूछ देगा, इसको ऑर्डर चेंज कर देगा। पता चला पहले हीलियम दे दिया, फिर लिथियम दे दिया, फिर पोटेशियम दे दिया, फिर सोडियम दे दिया। इसी तरह 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ देगा। इसी तरह नहीं मतलब 4 जो ऑप्शन रहेगा वो दे देगा, और उसमें से आपसे पूछेगा क्या कि बताइए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनएस एंथैल्पी क्या होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। सो इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे अब समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे जो मेरा बचा हुआ एनएस एंथैल्पी वो करेंगे। तो इसमें भी कुछ डाउट होगा आप लोग को तो पूछ सकते हैं कमेंट में। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।